नमस्कार, मैं योगेश राणा। मनीष सिसोदिया तिहाड़ पहुंच गए हैं और यह माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से 3 तरह के बड़े नुकसान हुए हैं। एक, अभी छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी की लड़ाई कमजोर होती हुई दिखेगी, क्योंकि मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी में नंबर 2 पर रहे हैं। वो एक अच्छे प्लानर माने जाते हैं। वो पार्टी के काम और सरकार दोनों को देखते रहे, इसीलिए अब अरविंद केजरीवाल अकेले पड़ेंगे। और दूसरी बात यह है कि दिल्ली सरकार में मनीष सिसोदिया के पास 18 विभाग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अपने पास कोई विभाग रखते नहीं है। अब दिल्ली सरकार का कामकाज प्रभावित होगा। यह भले ही अभी तुरंत ना दिखे, लेकिन आने वाले समय में यह दिखेगा, यह माना जाना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने राजनीति में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हुए ही आम आदमी पार्टी बनाई थी। यूपीए 2 के भ्रष्टाचार और घोटालों के खिलाफ लड़ी गई लड़ाई से अरविंद केजरीवाल जन्मे हैं और अब उनके मंत्रियों और करीबियों पर ही भ्रष्टाचार और घोटालों के आरोप लग रहे हैं और गंभीर आरोप लग रहे हैं। इसीलिए इन 3 बिंदुओं पर गौर करते हुए क्या यह माना जाना चाहिए कि भाजपा ने आम आदमी पार्टी को निपटाने की आखिरी कड़ी लिखनी शुरू कर दी है। यह माना जाना चाहिए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई से जन्मी पार्टी भ्रष्टाचार की भेंट ही चढ़ने वाली है। क्या अरविंद केजरीवाल इस झटके से उबर पाएंगे? आप एक बात पर ध्यान दीजिए, अभी मौजूदा समय में अरविंद केजरीवाल अकेले ऐसे विपक्ष के नेता है जो भौगोलिक सीमा के दायरे में बंधे हुए नहीं है। राजनीतिक तौर पर वो जाति की राजनीति की सीमा में भी नहीं बंधे हुए हैं, वो धर्म की राजनीति की सीमा में भी नहीं बंधे हुए हैं। जैसे अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में, नीतीश कुमार बिहार में, शरद पवार महाराष्ट्र में, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में, इसके अलावा भी अन्य क्षेत्रीय दल किसी न किसी भौगोलिक सीमा में बंधे हुए हैं, किसी न किसी प्रदेश की राजनीति तक सीमित है। इन सभी दलों को लेकर 2 प्रमुख बातें कही जा सकती है, वह एकदम साफ है। पहली, ये सभी दल किसी जाति विशेष की राजनीति करते हैं और दूसरी, ये सभी दल किसी क्षेत्र विशेष की, प्रदेश विशेष की राजनीति करते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल के साथ ऐसा नहीं है। जैसे भाजपा धर्म की राजनीति करती है, इस तरह से उसके विस्तार की भी सीमा है। धर्म की राजनीति के विस्तार की भी एक सीमा है, इसको समझा जा सकता है। भाजपा 9 साल से लगातार आक्रामक धर्म की राजनीति कर रही है, लेकिन 40% वोट तक पहुंची नहीं है। हालांकि कुछ प्रदेशों में 50% से ज्यादा वोट हासिल कर रही है, लेकिन फिर भी इसकी भी विस्तार की सीमा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की राजनीति ऐसी नहीं है। उनकी राजनीति जाति और क्षेत्र की सीमा के दायरे से बाहर है। आप ध्यान दीजिए, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में सफल होते हैं, पंजाब में सफल होते हैं, गुजरात में पैर जमाते हुए दिखते हैं, लेकिन उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से फेल होते हुए दिखते हैं। ऐसा क्यों? दरअसल अरविंद केजरीवाल की राजनीति कांग्रेस की राजनीतिक लाइन पर ही टिकी हुई साफ साफ दिखती है। कांग्रेस गरीबी हटाओ का नारा देकर इस देश में सालों तक राज्य करती रही है। नरेंद्र मोदी भी फ्री की लाभ की योजनाएं, राशन की योजनाएं और धर्म के तालमेल से सत्ता को साध रहे हैं। लेकिन एक सच यह भी है कि आज भी देश में गरीबी और बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। भाजपा खुद कहती है कि 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त की राशन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। यानी यह कहा जा सकता है कि देश में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास राशन तक की चिंता है। अरविंद केजरीवाल की राजनीति इन्हीं 80 करोड़ लोगों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ रही है। और ये 80 करोड़ लोग जब एक साथ आते हैं तो धर्म, जाति, क्षेत्र विशेष की राजनीति के दायरे से बाहर दिखते हैं। कांग्रेस इसी तरीके से इन 80 करोड़ लोगों को साधती रही है। यह जो भाजपा की जीत का रथ लगातार आगे बढ़ रहा है, आप ध्यान दीजिए, एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है मौजूदा राजनीति में। और वो सवाल यह है कि क्या यह भाजपा की जीत का रथ इसी तरीके से नरेंद्र मोदी के बाद भी रफ्तार पकड़े रहेगा? मैं मानता हूं कि एक बड़ा गैप आएगा नरेंद्र मोदी के बाद भाजपा और देश की राजनीति में। और रही बात राहुल गांधी की, तो मैं मानता हूं कि वो जो राजनीतिक गैप आएगा, उसको राहुल गांधी के पास उस गैप को भरने की सामर्थ्य नहीं है। आज की मौजूदा कांग्रेस उस राजनीतिक गैप को भरने के लिए तैयार ही नहीं दिखती है। मैं तो राहुल गांधी को लेकर यह कहता हूं कि वो राजनीतिक व्यक्ति है ही नहीं। अगर वो ढंग से खुद को पेश करे तो वो एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व साबित जरूर हो सकते हैं, लेकिन वो राजनीति के लिए बने ही नहीं है। इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा के बाद वो एक अच्छे आध्यात्मिक वक्ता तो बनते हुए दिखते हैं, लेकिन एक अच्छे राजनीतिज्ञ बनते हुए नहीं दिखते हैं। इसके साथ ही
अन्य विपक्ष के जो दल है, अगर उनकी बात की जाए तो इन सभी दलों की राजनीतिक जमीन इस तरीके से तैयार हुई है कि वो अपने दायरे में सिमटे हुए हैं, वो क्षेत्र के दायरे में सिमटे हुए हैं, वो जातियों की राजनीति से बाहर आ नहीं सकते हैं। हर किसी की अपनी अपनी जाति की राजनीति है। उनका विस्तार एक सीमा के बाद संभव ही नहीं है, वो भौगोलिक तौर पर भी और वो जातियों के आधार पर भी। इसीलिए नरेंद्र मोदी के बाद भाजपा की राजनीति में आने वाले डाउनफॉल को अगर देखें तो यह मानकर चले कि भाजपा की राजनीति में नरेंद्र मोदी के बाद एक गैप आएगा ही आएगा, तो अगर उस हालात को ध्यान में रखते हैं तो केवल अरविंद केजरीवाल ही ऐसे हैं जो उस समय पर उस राजनीतिक गैप को भर सकते हैं। अगर अरविंद केजरीवाल उस वक्त तक देश की राजनीति में दौड़ पाए तो, लेकिन मौजूदा समय में केवल अरविंद केजरीवाल ही ऐसा करते हुए दिख सकते हैं। यही कारण है कि भाजपा में कई बार कांग्रेस से ज्यादा आम आदमी पार्टी को लेकर चिंता दिखती है। कई बार नरेंद्र मोदी कांग्रेस से ज्यादा आम आदमी पार्टी की योजनाओं पर, आम आदमी पार्टी की नीतियों पर हमला करते हुए दिखते हैं। इसीलिए मैं भी कई बार कहता हूं कि भाजपा के लिए चुनावी समीकरण के हिसाब से मौजूदा समय में अरविंद केजरीवाल मित्र दिख रहे हैं। वो चुनावी मैदान में भाजपा के विरोधियों के वोटों में बंटवारा कर भाजपा को लाभ पहुंचा रहे हैं, लेकिन यह स्थिति तब तक है जब तक भाजपा के विरोधी अरविंद केजरीवाल से ज्यादा ताकतवर है। जिस दिन अरविंद केजरीवाल उनके वोट को अपने बराबर ले आएंगे या फिर अपने बराबर से नीचे ले आएंगे, या फिर भाजपा अरविंद केजरीवाल के अलावा विपक्ष की पार्टियों को ज्यादा नुकसान पहुंचा देंगी, उस समय पर ऐसी स्थिति नहीं रहेगी। उस समय अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी और भाजपा आमने सामने खड़े हुए सीधे सीधे राजनीतिक तौर पर चुनावी मैदान में दिखेंगे। भाजपा और वो आमने सामने आएंगे ही आएंगे, यह जाहिर सी बात है। अरविंद केजरीवाल की राजनीति उधर बढ़ती हुई दिखती है, इसीलिए अरविंद केजरीवाल से कांग्रेस भी भयभीत है और इसीलिए अरविंद केजरीवाल से भाजपा भी भयभीत है। यह एक सीधी सी राजनीतिक तस्वीर है जिस पर गौर किया ही जा सकता है। नमस्कार, मैं योगेश राणा, आप बने रहे मेरे साथ।